जय हिंद साथियों, मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KWL क्लासेस पे। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे डिवीज़न ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पावर को डिवीज़न किया गया, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया और फाइनेंशियल डिवीज़न हो गया, इमरजेंसी में जो कानून बनाया था, इसे आपको हम आज बताएंगे डिवीज़न ऑफ पावर। आर्टिकल 245 से लेकर आपको देखने को मिलेगा थ्री 360 तक आपको डिवीजन ऑफ पावर के बारे में दिया गया है। तो आज हम बता रहे हैं, आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे, एकदम एग्जाम्पल की तौर से बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि पावर को भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ पावर। आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर हेडिंग मैंने डाल दिया है डिवीजन ऑफ पावर। ये है आपका डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट नहीं कह सकते यार, सॉरी दोस्त। इसमें कहेंगे लेजिस्लेटिव डिवीजन, मतलब लेजिस्लेटिव डिवीजन हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दूसरा हो जाता है। वही आर्टिकल, मतलब देखिए डिवीजन, एक लेजिस्लेटिव डिवीजन, एक आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, और दूसरा आपका आएगा फाइनेंशियल डिवीजन, और तीसरा आएगा आपका इमरजेंसी डिवीजन। यानी कि तीसरा, एक चौथा आएगा इमरजेंसी डिवीजन। कितने प्रकार के डिवीजन ऑफ पावर है? लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव डिवीजन, उसके बाद में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, उसके बाद में आपका आता है, देखने को मिलेगा फाइनेंशियल डिवीजन, और उसके बाद में आपका इमरजेंसी में कोई भी पावर को डिवीजन किया जाता है, इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर लेजिस्लेटिव डिवीजन की बात करें तो आर्टिकल आपको 245 से लेकर 255 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल कितने से लेकर तो कितने तक, तो आपको देखने को मिलेगा 245 से लेकर 255 तक। और एक 7th शेड्यूल में भी आपको देखने को मिलेगा डिवीजन ऑफ पावर, कि पावर को लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव जो है उसमें कैसे डिवीजन किया गया है, ये इतना आर्टिकल है, ठीक है। 245 से लेकर 255 तक एंड 7th शेड्यूल में भी। अब देखिए, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को आपको देखने को मिलेगा 256 से लेकर 263 तक, 256 से लेकर 263 तक आपको डिवीजन ऑफ पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ पावर को देखने को मिलेगा। वही अगर फाइनेंशियल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता हूँ तो फाइनेंशियल को हमें आपको देखने को मिलेगा 268 से लेकर 293 तक आपको फाइनेंशियल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद में अगर आर्टिकल बात करें तो 255 फिर 252 से लेकर और टू कितना, तो टू मतलब 30 60 तक आपको देखने को मिलेगा इमरजेंसी डिवीजन। अब आपको देखने को मिल रहा है कि 250, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिला है 256 है, और यहाँ पे बात कर रहा है 250 इतने से, मतलब यहाँ पे 63, यानी कि 263, और यहाँ पे 260, यानी कि बीच में कुछ आर्टिकल इसमें और इसमें मतलब सिमिलर मिलेंगे। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा, इसी के बीच में आपको इमरजेंसी डिवीजन भी पढ़ने को मिलेगा, यानी कि 256 से लेकर 263 के बीच में आपको जो इमरजेंसी डिवीजन ऑफ पावर है वो इस आर्टिकल के बीच में पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आज हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव डिवीजन ऑफ पावर। पहले अब हम आपको बताते हैं पावर क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर ये होता है कि एक कंट्री में, जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को डिवीजन कर दिया गया है, अर्थात स्टेट लेजिस्लेचर। और आपको देखने को मिलेगा स्टेट, जैसे यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। अब देखिए यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, तो इसमें डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। यूनियन ये काम करेगा, स्टेट ये काम करेगा, और कॉन्करेंट में बता दिया गया कि इसमें ये ला बनेगा, ठीक है। देखिए, अगर अभी आप पढ़ेंगे तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं आर्टिकल 245 से। आर्टिकल 245 में आपको देखने को क्या मिलेगा, एक्सटेंड ऑफ लॉ, लॉ का एक्सटेंड, एंड आपको लेके देखने को मिलेगा एक्सटेंड ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर ये आपकी हेडिंग है, ठीक है। आपकी हेडिंग क्या है, 245 में देखने को मिलेगा एक्सटेंड ऑफ लॉ, लॉ का फैलाव, मतलब लॉ कहाँ तक जाता है, मेड बाय पार्लियामेंट। अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसका उसका फैलाव कहाँ तक रहेगा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर बना रहा है तो उसका मतलब कानून कहाँ तक लागू होगा। कहने का मतलब है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है वो कहाँ तक लागू होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहा है तो वो कहाँ तक लागू होगा।
तो देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है, यानी कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना रही है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वो हॉल ऑफ इंडिया में लागू होता है, मतलब पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन आपको देखने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्ट पढ़ेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक यानी कि 245 आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ बना रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर लॉ बना रहा है तो ये एक स्टेट पे लागू होगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देखिए तो इसमें पार्लियामेंट क्या नाम है कानून बनाती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया था। इसमें क्या हुआ था, होल ऑफ इंडिया को इस कानून को लागू किया गया कि ये सभी के भारत के सभी सिटीजन पर क्या होगा, लागू होगा। अगर वही स्टेट लेजिस्लेचर अगर इस कानून को मान के चलिए बनाता तो ये एक स्टेट पे लागू होता, जिस स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता उसी स्टेट पे ही लागू होता। अब आगे आपको देखने को मिलेगा 246 में आपको आर्टिकल मतलब आर्टिकल 246 में आपको डिवीजन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब लेजिस्लेटिव पावर जो है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3 लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और उसके बाद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट क्या होता है, तो यूनियन लिस्ट उसे कहते हैं जिसमें पार्लियामेंट के पास क्या होता है, मतलब लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट मतलब क्या होता है, जिसमें पार्लियामेंट पावर मतलब पार्लियामेंट के पास पावर हो कानून बनाने को, उसे यूनियन लिस्ट कहते हैं। जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कानून बनाने के लिए, उससे क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट कहते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में आपको अब दोनों मतलब बहुत लिखा है, बहुत क्या लेजिस्लेटिव, बट देखिए अगर इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यूनियन एंड स्टेट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यूनियन अगर कानून बना रही है एक पार्ट में, मान लीजिए ये पार्ट है, ठीक है, इसमें यूनियन भी प्लस मतलब यूनियन मान के चलते हैं और माइनस मतलब स्टेट, तो प्लस मतलब अगर यूनियन भी कोई कानून बना देती है, स्टेट भी कानून बना देती है, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें आपको देखने को मिलेगा दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन एंड स्टेट। तो इसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों लोग पावर मतलब क्या नाम है कानून बना देते हैं, तो इसमें किसका कानून लागू होगा, क्या दोनों का कानून लागू होगा कि एक का कानून लागू होगा, इससे हम आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसमें कौन मतलब किसका अगर कानून लागू होगा, तो इसमें यूनियन का कानून लागू होगा। वही लिखा है कि देखिए इसमें दोनों कानून मतलब दोनों लोग क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब लॉ को बना सकते हैं। लेकिन आपको यूनियन लिस्ट प्रिवेल्स होगा जब कॉन्फ्लिक्ट्स में, मतलब जब दोनों के बीच में कानून दोनों मतलब यूनियन भी कानून बना रही है और स्टेट भी मतलब इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बना रही है, तो इसमें जो कानून लागू होगा वो यूनियन लिस्ट का होगा, ठीक है, इसमें यूनियन लिस्ट का कानून लागू होगा। जैसे अगर एजुकेशन से रिलेटेड अगर हम आपको बात करें एग्जाम्पल के तौर से समझाने के लिए, तो एजुकेशन से रिलेटेड अगर यूनियन एंड स्टेट दोनों क्या नाम है कानून बना रही है, तो ये एक स्टेट में ना लागू होकर पूरे मतलब होल इंडिया में लागू होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का कानून यहाँ पे लागू होगा। आई होप आपको आसानी से समझ में आ चुका है। अब देखिए अगर यहाँ पे आपने 245 में देखा स्टैंड ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कोई पार्लियामेंट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कानून बनाया जाता है तो उसमें किसका कानून कहाँ तक लागू होगा, इसके बारे में बताया गया है 245 में। वही अगर 246 में देखने को आपको मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट कानून बनाती है, स्टेट में आपको देखने को मिलेगा स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों लोग कानून को बना सकते हैं। आपको 2 आर्टिकल कंप्लीट हो गया होगा। तो एक आर्टिकल पहला ये है, दूसरा आपका ये है। 2 आर्टिकल का और आगे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक और बात बताते हैं, जैसे स्टेट एक्सरसाइज कर रहा है तो ओनली स्टेट में होगा। वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसमें अगर कोई कानून बन रहा है तो एक ही स्टेट पे लागू होगा। किस पे? एक ही स्टेट पे लागू होगा, ना कि ऑल स्टेट पे लागू होगा। ऑल स्टेट पे लागू नहीं होगा कानून, जिस स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा उसी पर लागू होगा। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये ऑल इंडिया में कानून लागू होता है, ये ऑल इंडिया में कानून लागू होता है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून पूरे इंडिया में लागू होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून मतलब एक ही स्टेट पे लागू होगा। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, स्टेट एक्सरसाइज कर रहा है अगर कोई लागू तो ओनली एक स्टेट में ही लागू होगा।
अब आपको मैं बताता हूँ कि आर्टिकल 247 में आपको देखने को क्या मिल रहा है। आपने यहाँ पे 2 आर्टिकल पढ़ लिया, 2 आर्टिकल मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ। 247 में आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट कैन इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट। मतलब पार्लियामेंट जो है, भारत की पार्लियामेंट है, वो एडिशनल कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकती है। अगर कोई बाई चांस कर कोई केस आता है या कोई कुछ होता है तो उसमें क्या कर सकती है पार्लियामेंट जो है, एक इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे फैमिली कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था 1784 में, ठीक है। फैमिली कोर्ट एक्ट आया था, यानी कि इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1784 में, आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे आपको देखने को मिलेगा 248 में पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ एंड रेजिडेंसी सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है, पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर है, पार्लियामेंट को एक पावर दिया गया है कि आप एक रेजिडेंसी पावर सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। तो देखिए अगर रेजिडेंसी पावर, मतलब ये आपका एग्जांपल के तौर से समझाने की कोशिश करूं तो एक आईटी एक्ट बनाया गया था। आईटी एक्ट कब बनाया गया था, तो 2000 मतलब 2000 में बनाया गया था, मतलब 2000 में बनाया गया था आईटी एक्ट। या क्या है आईटी एक्ट, तो आईटी एक्ट साइबर क्राइम है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए जब कानून बन रहा था, मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो देखिए उसमें साइबर क्राइम इतना नहीं था, क्योंकि उसमें इंटरनेट वाली दुनिया नहीं थी। जैसे जैसे कानून इवॉल्व होता गया, देश का जो है यूथ आगे बढ़ता गया, मतलब देश आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे समय आता गया, इंटरनेट का समय आ गया। अब जितना इंटरनेट का समय होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए मतलब पार्लियामेंट को लगा कि एक कानून बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट को पावर दी गई कि एक आप कानून बनाइए। तो उन्होंने एक आईटी एक्ट 2000 में बनाया, जिसमें साइबर क्राइम को क्या किया, रोकने का प्रयास किया गया है। तो आपको ये पता चल गया। आज मैं आपको 4 आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ, आपको 245, 246 एंड 247 एंड 248। अब आगे हम बात करेंगे, जब आने वाली वीडियो होगी तो उसमें आपको मैं स्टेट लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के बारे में आपको बताएंगे। फिर एक वीडियो और आएगा, इसमें दोनों को टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो आज का इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देख लीजिए मैंने जो पढ़ाया हूँ ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। आई होप, हमको तो लग रहा होगा आपको समझ में आया है। अगर एक बार नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर आप ये सब लिख देते हैं तो सही है। अगर मीनिंग डेफिनेशन अगर मतलब क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, तो डिवीजन ऑफ पावर मतलब आप लिखेंगे कि पावर को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे आपको इसमें लिख देंगे कि लेजिस्लेटिव डिवीजन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है, कि लेजिस्लेटिव डिवीजन में ये काम होता है, आर्टिकल इतने से बात की गई इतने तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको 256 से लेकर 263 तक। ऐसे आप मीनिंग एंड डेफिनेशन में लिख देंगे। उसके बाद में आप एक चार्ट बना देंगे। इसके बाद में अगर आप कुछ नहीं जानते तो कंक्लूजन कर देंगे, आपका नंबर कोई नहीं काट सकता है। आप कुछ फ्यूचर्स भी लिख सकते हैं, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के फ्यूचर्स में आप बता देंगे कि जैसे लेजिस्लेटिव डिवीजन है, तो लेजिस्लेटिव डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा कि लेजिस्लेचर के जो जो कार्य होते हैं वो बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो कार्य आते हैं वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आप फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस से रिलेटेड अगर जो कि आपको मालूम है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में मतलब ये सब हम आपको बता रहे हैं आंसर कैसे फ्रेम करना है। मतलब आपको ये आ रहा है तो सही है, आर्टिकल लिख देंगे, केसला लिख देंगे। अगर आर्टिकल नहीं आ रहा है तो आप ये सब मतलब एक चार्ट बना दीजिएगा, और उसके बाद में आप इसके कुछ फ्यूचर्स, इसके फ्यूचर्स, इसके फ्यूचर्स। अगर फ्यूचर्स भी नहीं आ रहा है तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और इसके बारे में जो कुछ जानते हैं लिख दीजिएगा, आपका नंबर अच्छा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।